अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम पीजीआई के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के पूर्व प्रोफेसर एस के जिंदल के साथ हैं। प्रोफेसर एस के जिंदल एक ऐसी शख्सियत रही है जिन्होंने लाखों मरीजों का इलाज पीजीआई में अपने कार्यकाल के दौरान किया है और बहुत से मरीजों को ठीक किया है। कई हजारों मरीजों को इन्होंने ठीक भी किया है। एक जानी मानी शख्सियत हैं वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी रहे हैं जो कि अपने डेथ बेड पे थे और वो किस तरह की फीलिंग्स उनके दिमाग में रहती है जब वो मौत का सामना कर रहे होते हैं और उनके पारिवारिक जन क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखी है मेडिकल एनकाउंटर्स। उस मेडिकल एनकाउंटर्स वाली किताब में उन्होंने इस सारी स्थितियों को बयान किया है कि किस तरह से ये मरीज सोचते हैं और क्या क्या चीजें इनके दिमाग में रहती हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि जब मरीज डेथ बेड पे होता है और उसको पता लग जाता है कि वो क्रॉनिक बीमारी झेल रहा है और उनकी मौत जो है निश्चित है थोड़ी देर बाद, तो किस तरह से फीलिंग उनके और उनके पारिवारिक जनों के बीच रहती है। हाँ, ये बड़े मुश्किल प्रश्न हैं वैसे, क्योंकि सब में मिक्स्ड होती हैं फीलिंग। किसी में एज पे भी डिपेंड करता है, कुछ लंबी बीमारी हो तो उस पे भी निर्भर करता है जी। लेकिन अक्सर मरीजों को एक तो होप होती है कि शायद ठीक हो जाए। कई ऐसे भी होते हैं जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कई ज़्यादा दुखी आ चुके होते हैं पेशेंट, उनको तो यही लगता है कि अब छुटकारा हो तो अच्छी बात है। तो ये भिन्न भिन्न की स्थितियां सी होती हैं जो कि कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे बीमारी की कितनी अवधि है, ठीक है, ड्यूरेशन कितनी है और किस टाइप की बीमारी है। अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ में होते हैं, कई पेशेंट तो पेन हो रही है, सांस चढ़ रहा है, खांसी है, तो उनको तो बहुत दुखी होते हैं जो कि किसी तरह से आराम नहीं मिलता बाहर। तो ऐसे ही परिवारजनक और थोड़ा सा उनके बिल्कुल कई बार ऑपोजिट भी होता है। एक तो उनको ये होता है कि पेशेंट ठीक हो जाए, दूसरा ये भी होता है कि अब और क्या करें, कितनी देर तक लटके रहें, क्योंकि जितनी मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हो रही है उतनी ज़्यादा इलाज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना प्रोलॉन्ग होता जाता है, लंबी बीमारी होती जाती है। इसको हम ये कहेंगे कि डेथ को प्रोलॉन्ग किया या कि जिंदगी को प्रोलॉन्ग किया। बिल्कुल बात ठीक है। कई बार ऐसे होता है क्रॉनिक डिजीज में खास करके कि वो जितनी देर तक उनको रखी जाए तो एक्चुअली में तो डेथ ही प्रोलॉन्गेशन होती है इस तरीके से, क्योंकि डिलेइंग द डेथ जिसको हम कह सकते हैं। तो होप तो होती नहीं, लेकिन ऊपर से कह भी नहीं सकते कि पेशेंट बच जाएगा। क्रॉनिक बीमारियों के बारे में ज्यादा सच है, मतलब एक जो मरीज है उसका मनोभाव, क्योंकि आप बड़े करीब से जो है उसको डील कर रहे होते हैं और आपको भी मालूम होता है कि ये पेशेंट जो है बचेगा या नहीं बचेगा, या हम इसको थोड़ी देर के लिए जिंदा रख सकते हैं, तो वो मनोभाव क्या रहते हैं डॉक्टर के भी और मरीज के भी। देखो, मरीज को ये तो होप होती ही है कि बच जाए, और कोई भी जो कितना भी गंभीर हो और कितना भी एज्ड हो, सबको ये होता है कि थोड़ी देर और रह ले, थोड़ी देर बच जाए। यही परिवार में भी होता है कि यूजली जो साथ में देख रहे हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, कि सबको कि ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। तो इसलिए सबका यही रहता है कि किसी तरह से छुटकारा हो, कम से कम जो ये दुख दर्द है जो झेल रहे हैं उससे छूट मिले। मतलब कहने का आपका ये है कि पारिवारिक जन भी और मरीज को भी लगता है कि बीमारी जो है काफी गंभीर है और ये ठीक होने की स्थिति में नहीं है, तो जो मेरे को पेन या दर्द हो रहा है इस बीमारी की वजह से, या पारिवारिक जनों को लगता है कि जो दर्द हो रहा है उससे एक छुटकारा मिले। हाँ, कई बार तो देखो ये इस पे भी निर्भर करता है, जो तो पेशेंट एडमिटेड है आईसीयूज वगैरह में, जिनको लाइफ सपोर्ट पे रखा हुआ है, जैसे आईसीयू वेंटिलेटर्स पे है जी, तो उनमें तो यूजली उनको तो बेहोश ही रखते हैं या सेडेशन रखते हैं काफी देर तक। तो वो पेशेंट के दिमाग में यूजली क्या चल रहा है ये कहना भी मुश्किल होता है, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको यही होप रहती है कि किसी तरह से अब ये बंद हो।
तो आई थिंक ये काफी गंभीर समस्या रहती है जिसका कोई जल्दी इलाज भी नहीं कर सकते, ना कि डॉक्टरों के हाथ में है, ना ही अ, किसी, सब तो भगवान से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि जी एक जी। बार छुटकारा मिले किसी तरह से। डॉक्टर साहब, आपके पास अलग अलग तरह की बीमारियों के मरीज आते हैं और उसमें गंभीर बीमारी देख के आपको भी मालूम पड़ जाता है कि ये पेशेंट आगे कितनी देर सरवाइव करेगा, कितना टाइम जिएगा। तो ये आपको इस बारे में एग्जैक्टली पता लग जाता है या नहीं? देखो, एग्जैक्ट ऐसे कहना तो मुश्किल होता है लेकिन अंदाजा सा होता है कि बहुत देर तक तो सरवाइव बीमारी नहीं के करेगा। स्टेज पे डिपेंड करता है जी। कि बड़ा सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन कई बार जो रिवर्सिबल फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ट्रीट किए जा सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गई किसी को, कोई और हार्ट की कोई रिदम डिस्टरबेंस है या कोई और चीज़ है, कि वो दवाइयों से शायद ठीक हो जाए, तो एक बार गंभीर प्रॉब्लम में से निकल आते हैं, लेकिन फिर दोबारा उसमें से बार बार जाते हैं, सेम कंडीशन में हो जाते हैं। तो रफली अंदाजा होता है, पर ये कहना कि कितने दिन और रहेगा ये किसी के हाथ में नहीं हाथ में होता नहीं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां, गंभीर बीमारियां, पल्मोनरी के आप हेड रहे हो और बहुत सारे मरीजों के साथ आपका एनकाउंटर रहा है, उनके पारिवारिक जनों से भी, तो कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर एक रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज्यादा रहता है? देखो, वैसे तो कोई भी जो क्रॉनिक बीमारी है, जी जैसे हमारे फील्ड में जैसे हम कहते हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, जिसमें लंग्स धीरे धीरे काम करना बंद कर कर देते देते हैं, हैं। ठीक जी। है, तो वो उसका नेचुरली वो वापस नहीं हो सकते। हालांकि आजकल लंग ट्रांसप्लांट वगैरह तो अलग चल बात रहा है, अगर जी हो जाए जी। वो भी इतना इजी और संभव तो नहीं होता, कॉस्टली भी होता है, प्लस हर जगह पे होता भी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं होती। ऐसे ही कैंसर्स हैं कई जो फैले हुए हैं बॉडी में कई जगह को, तो वो भी, उनका भी इलाज ऐसा यूजुअली पॉसिबल नहीं नहीं हो होता। पाता। बाकी कई जगह पे आजकल ये होता है, जो क्रॉनिक जैसे हार्ट डिजीज है, वो उसकी फिर भी बेटर ट्रीटमेंट है अवेलेबल, जो चलते रहते हैं। जी। और फाइनली अगर बिल्कुल ही हार्ट काम नहीं करता तो उसको ट्रांसप्लांट भी आजकल काफी सक्सेसफुल है। लिवर है, लिवर की, किडनीज के तो ट्रांसप्लांट आजकल काफी कॉमन हो गया है। जी। तो कोई भी जो क्रॉनिक बीमारी जिसको हम कहते हैं, लेकिन सबसे कैंसर्स हैं और खास करके क्रॉनिक जो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, उनका अभी भी कोई जल्दी सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। सर, अगर हम इसके कारण की बात करें कि चेस्ट की बीमारियां ज्यादातर जो ऐसे रिस्क की ओर ले जाती हैं इंसान को, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, ताकि हमारे दर्शक जान सके कि इन चीजों से बचना है? देखो, रिस्क फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो स्मोकिंग आता जी है, जी जो कि हमारे हाथ में है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी। बाकी मैं लंग डिजीज की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ तो एयर पोल्यूशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए। जी। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं एक तरह से, जो कि कुछ लोगों को वही जो एक्सपोजर्स हैं, चाहे पोल्यूशन है चाहे स्मोकिंग है, किसी को बीमारी कर देती है, किसी को नहीं करती है। तो जेनेटिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो लंग डिजीज के लिए तो यही है, जो कि हम इजिली जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक आपने हरियाणा की भी कोई स्टडी की थी जो चूल्हे के ऊपर जनरली काम करते थे, हालांकि आजकल वो स्थितियां जो है बदल गई हैं, काफी चीजों में बदलाव आया, लेकिन बावजूद इसके जो एक गरीब तबका है आज भी महरूम है वो जो रसोई गैस है उससे, सिलेंडर से। उनके पास खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं है, और दूसरा जो है वो आज भी वो बालन जो है उसको यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपका। जो ये इंडोर एयर पोल्यूशन इससे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम कहते थे कि जो ये फ्यूल्स हैं उनके बर्न करने से जो धुआं आता है वो फैला रहता है, उसके कारण लंग डिजीज काफ़ी कॉमन होती, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ऐसे ही एक तरह से जो पुराना दमा होता है, तो ये काफ़ी कॉमन है, खास करके जो औरतों में, और बार बार इन्फेक्शन भी होती रहती है बच्चों में। तो यूजुअली कई सालों का एक्सपोजर जब ऐसे होता रहता है तो उसके कारण ये बीमारियां फैलती रहती हैं। डॉक्टर साहब, पॉल्यूशन जैसे आपने बात करी, आजकल एक बहुत बड़ा मसला है
और खास तौर से जो एनसीआर या दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, हालांकि चंडीगढ़ भी इस वक्त तो यहाँ पे भी पोल्यूशन काफी ज्यादा रहा है, और खास तौर से दिवाली के आसपास या कुछ सर्दियों के दिनों के अंदर, या जब ये पराली जलाने का सीजन आता है तो ये बढ़ जाता है। तो ये किस तरह से जो है एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करता है? देखो, ये कई ढंग से प्रभावित कर सकता है। एक तो जो खांसी रहना, सांस चढ़ना, और बाकी एक तो लोकल सिम्टम्स से होते हैं कि जैसे नाक चलते रहना, आंखों में से रेडनेस होना, ये है। पर ये क्रोनिक डिजीजेस के भी कारण बनते हैं, जैसे कि भी दमा है, इन्फेक्शंस हैं, बड़ी कॉमनली होती हैं इन लोगों में, और भी बीमारियां होने का, इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, वो भी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। निमोनियाज बड़े कॉमन होते हैं, और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं और ओल्ड एज में, या फिर जिनको आजकल कोई दवाइयाँ चल रही हैं, पेशेंट किसी और बीमारी के कारण, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ये। बाकी ये जो पोल्यूशन है, ये सिर्फ लंग्स के लिए नहीं, और बीमार जैसे ब्लड प्रेशर है, वो भी हाई रहता है इन चीज़ों में, और कभी कभी तो ये कैंसर का कारण भी बन सकती हैं अगर। लेकिन ये ठीक है कि एक्सपोजर लंबा होना पड़ता है ज़्यादा, ऐसे नहीं कि ये जी, लंबा एक्सपोजर अगर लंबा एक्सपोजर हो और कंसिस्टेंट हो तो ज़्यादा चांस हो। एक आपने जेनेटिक बीमारियों की बात करी, जेनेटिक बीमारियों में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर माता पिता को या परिवार के अंदर है तो वो एक आदमी को होने का खतरा रहता है? देखो, वैसे तो हर बीमारी में लगभग जेनेटिक्स इम्पोर्टेंट है जी। जैसे कि इवन जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लंग्स में जो अस्थमा है, जैसे कि वो उसमें तो बड़ा कॉमन है कि अगर आपके फैमिली में किसी को अस्थमा है, बच्चों में है, तो चांसेस हैं कि अस्थमा आपको भी होने का, जो बच्चे आ रहे हैं उनको होता है, फैमिलीज में करता है। तो हर बीमारी को हम ये समझते हैं कि एक जेनेटिक फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है। कई तो होते हैं प्योर जेनेटिक डिजीज जो कि वो यूजली बचपन से ही पता चल जाती हैं छोटे पर। दूसरी होती हैं कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर से होती हैं, उनमें जेनेटिक्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। जी जी। सर, आजकल घरों के अंदर हम स्प्रेज वगैरह बहुत करते हैं, जैसे मच्छरों को मारने के लिए, कॉकरोच के लिए, या परफ्यूम हम बॉडी के ऊपर भी करते हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये भी एक इंसान को जो है नुकसान पहुंचाते हैं केमिकल्स? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, इनसे अगर एक्सेसिव हो एक्सपोजर और लंबा हो तो उससे जो कई किस्म की एलर्जीज हो जाती हैं, निमोनिया इन्फेक्शंस, खास करके जो सब एलर्जिक निमोनिया या हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया हम कहते हैं। बाकी ये सभी एक्सपोजर जो हैं, केमिकल एक्सपोजर बाकी सिस्टम्स पे भी इफेक्ट करते हैं, आंखों पे करना और ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये ऐसा काफी कॉमन होता है। एक घरों में हम जोत तो जलाते ही हैं, उसके साथ साथ जो अगरबत्ती और धूप, खास तौर से जिसका धुआं काफी फैलता है, और अगर हम देखें तो वो धुआं पूरे घर के अंदर सराउंड कर लेता है, कमरे को भी या घर को, तो उससे किस तरह की जो है दिक्कतें इंसान को हो सकती हैं? देखो, अगर वही बात है कि एक तो क्रॉनिक होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा एक्सपोजर जो होता है यूजली थोड़ी देर के लिए ही होता है जी। लेकिन अगर बहुत लंबा एक्सपोजर हो और कई सालों से चलता रहो, तब फिर वो लंग्स पे अफेक्ट कर सकता है। जैसे मैं वही कहा था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा टाइप है, उस टाइप की होती हैं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर अक्सर जो ओकेजनल एक्सपोजर से तो यूजली ऐसा नहीं होता कि, लेकिन जो रेगुलर है, जैसे कई बार पुजारियों को खास करके अगर क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में वो एक्सपोज्ड हैं कई सालों से होता है, तो फिर थोड़ी सी रिस्क रहता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है पीजीआई के अंदर, और उस कार्यकाल के दौरान में आपने देखा होगा कि जो गंभीर परिस्थिति के मरीज आते हैं, जो हमने बात करी, जो आपने मेडिकल एनकाउंटर्स की ये किताब शायद आप लेके आए हैं साथ, ये किताब के अंदर भी आपने इसकी चर्चा कर रखी है। तो प्रोलॉन्ग जो आप कहो कि डेथ को प्रोलॉन्ग कर दिया, लेकिन आजकल मेडिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा है, आईसीयूज के अंदर और मशीन्स के सहारे जो है इंसान को जिंदा रखते हैं, नंबर एक। नंबर दो, सरकारी हॉस्पिटल में
जो मरीज के परिजन है, मरीज तो बेहोश है या मरीज को उतना ज्यादा नहीं मालूम कि क्या उसके साथ हो रहा है, लेकिन परिजन जो है उनको कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत मोटा खर्चा भी इसके ऊपर शायद हो सकता है अगर जितना प्रॉन्ग करेंगे। तो खास तौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में हालांकि वो खर्चा कम है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि उनका इसको लेके पारिवारिक जनों का मनोभाव क्या रहता है? देखिए ऐसे कि आजकल इनको हम असिस्टेड लाइफ सपोर्ट्स के अंडर सिस्टम। करते हैं, जी। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो लाइफ सपोर्ट्स जो हैं जैसे वेंटिलेटर तो बड़ी कॉमन कॉमन हो है। गया है जी सब जी जगह पे। जी। और दूसरा स्पोर्ट्स भी जैसे हार्ट के लिए भी कई बार आर्टिफिशियल स्पोर्ट्स या बाकी सिस्टम्स के लिए भी डायलिसिस वगैरह तो किडनीज के लिए चलता रहता है, जी वो भी बड़ा कॉमन हो गया और वो तो एक तरह से घर पे ही चल सकता है। जी। सबसे ज्यादा क्रूशियल इशू इस टाइम पे आईसीयूज में वेंटिलेटर्स का है। हम्म। ये अब प्रॉब्लम यही है कि हम कई कहते हैं कि तो कि विद होल्डिंग या विद ड्राइंग। विद होल्डिंग है कि भी उसको ना करो, वेंटिलेशन करो ही ना शुरू से ही। दूसरा है कि जब पेशेंट को चल रही है कई दिनों से तो उसको विदड्रॉ करना। अब ये दोनों फैक्ट्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके। जब वेंटिलेटर पे है पेशेंट आईसीयू में तो कॉस्ट तो बढ़ती रहती है जी। और डेली कॉस्ट कई बार 50,000 से लेके 1 लाख रुपया चली तक जाती है हो सकती है प्राइवेट अच्छे आईसीयूज में, आईसीयू में। कॉर्पोरेट में। जी। अब उसको ना तो हॉस्पिटल कंट्रोल कर सकता है ना ही डॉक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हर किस्म की अगर आप इंजेक्टेबल दवाइयां देते हो, लाइफ सपोर्ट्स करते हो, जरा से भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको हैंडल करना पड़ता है। तो ये बहुत कॉस्टली इशू है जो कि कई बार तो परिवार को तबाह कर देता है। छोटे खास करके जो लो इनकम फैमिलीज हैं, अब इसलिए इनको विद होल्ड करा जाए कि डाली ना जाए वो भी मुश्किल है। शुरू में उस टाइम तो हर एक को आशा होती है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा जी। 2-4 दिन में, लेकिन अगर पेशेंट लटक गया तो बड़ी गंभीर समस्या है। आई थिंक इसमें परिवार के लोग भी बहुत दुखी आ जाते हैं एक दुखी तरह आ से जाते हैं। कि लंबा हो ही जा रहा है, कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका कोई जल्दी जल्दी उसका सिंपल सॉल्यूशन भी नहीं है, इलाज भी नहीं है। क्योंकि जैसे मैं कहा कि ना तो डॉक्टर्स को बंद कर सकते हैं, विड्रा भी नहीं कर सकते। अगर के आपने वेंटिलेटर पे डाल दिया तो फिर सबको ये लगता है कि जब भी आप उसको हटाओगे तो साथ ही साथ पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। जी। और एक परिस्थिति डॉक्टर साहब ये भी रहती है कि जिस टाइम डॉक्टर को भी लगता है कि अब सारी परिस्थितियां जो है ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में भी नहीं रहा, तो ऐसे मरीजों को किस तरह से और किस तरीके से आप जो है आगे का रास्ता बताते हो? देखो ये बड़ा हॉट इशू है आजकल। सभी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लॉज भी बनाए हैं। इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे बड़ी गाइडलाइंस उस पे इशू करी थी जी। इसमें सबसे मुश्किल तो ये है कि जो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो डॉक्टर अपने आप उसको रोक भी नहीं सकते कि विड्रॉ करना, जिसको हम विड्रॉल कहते हैं। जी। यूजली ऐसे होता है कि फैमिली मेंबर्स कम से कम 2 या 3 फैमिली मेंबर्स लिखें कि ठीक है हम आगे उसको कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, और उसके साथ एविडेंस होना चाहिए और किसी और गवाह का और साथ, क्योंकि काफी इश्यूज इसमें लीगल इश्यूज भी बड़े आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जी। और तो ये रिटन कॉन्सेंट भी है और डॉक्टर्स ने ये भी सर्टिफाई करना है कि ये पेशेंट जो कंडीशन है इसकी इनक्योरेबल है, अब इरिट्रेबल है एक तरह से। तो और वो उसमें भी क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि 2-3 डॉक्टर होने चाहिए जो कि डायरेक्टली उस पेशेंट को नहीं देख रहे उस टाइम पे, और जिन्होंने असेस करी है वो कंडीशन एट डिफरेंट टाइम्स विद इन 24 या 48 आवर्स में। तो ऐसी ऐसी गाइडलाइन है, पर ये बड़ी मुश्किल परिस्थिति हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक परिस्थिति और आपके सामने रहती है मरीजों के इलाज में, जब एक आम इंसान जो है पीजीआई जैसे संस्थान में या सरकारी हॉस्पिटल जहां पे टर्शरी केयर है और वो पहुंचता है, तो वहां पहुंचने पे एक दिक्कत ये आती है कि उसको वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हो पाते, बड़े लिमिटेड
वेंटिलेटर्स मौजूद रहते हैं, जिस मरीज के वेंटिलेटर लगा हुआ है वो हटा नहीं सकते, और आपके पास जो है उन हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर्स काफी कम है। हालांकि कोशिश सरकार की रहती है कि पहले से बढ़ाया जाए, लेकिन कोविड वाला टाइम भी देखा है। और दूसरी स्थिति रहती है कि एम्बू बैग के साथ जो है मरीज को जो है अपने परिजनों के साथ जो है परिजन दबाते रहते हैं और सारी सारी रात काटनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए किस तरह से सर टैकल करना चाहिए, क्योंकि आपको बड़ा लंबा अनुभव रहा है। देखो, एक तो मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि लाइफ का एक एंड होता है। जी। अक्सर क्या है, जो पेशेंट की फैमिली भी और पेशेंट भी ये समझते हैं कि वो ये चलता रहेगा, ठीक हो जाएगा। तो यूजुअली इसी स्थिति को समझना चाहिए और मेरे ख्याल में फैमिली को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि एंड आ गया है। जी। आजकल वो स्थिति थोड़ी कम होती जा रही है। अब अगर पेशेंट एम्बू बैग पे है कई दिनों से, तो वो ये सब वेंटिलेटर कोई जादू नहीं कर देगा उसमें। तो यूजली वैसे ही होता है सबको कि वेंटिलेटर मिल जाएगा तो शायद पेशेंट ठीक हो जाएगा। अक्सर ऐसा नहीं होता है। वो प्रोलॉन्ग करने वाली बात ही होती है। तो इसमें एक तो मेरे ख्याल में ये समझना ही जरूरी है कि एक स्थिति जो, और डॉक्टर्स को भी समझाना जरूरी है कि ये अब इसका कोई वो नहीं है आगे। तो पुराने जमाने में मुझे याद है, हम भी और हमारे टीचर्स भी यूँ कहते थे कि इसको घर ले जाओ, पेशेंट को कुछ नहीं कर सकते। वो स्थिति आजकल गायब होती जा रही है। जी जी जी। लोग घर ले जाने को तैयार बहुत कम, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, सारी दुनिया में ये है, बल्कि आजकल जो है मोर देन 90% डेथ्स हैं वो हॉस्पिटल्स में होती है। हॉस्पिटल्स में आगे होता था कि 90% डेथ्स घर में होती थी जी, ताकि अपना आराम से करते रहे। एक टाइम तो आएगा ही, कोई ऐसे तो है नहीं कि आदमी इमोरल तो अमर रहेगा, अमर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो ठीक है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, चाहे जितने मर्जी वेंटिलेटर कर दे क्रिएट, वो कम तो रहेंगे, ठीक है ना। और वो जादू भी नहीं होता, ये एक बार डाल दिया तो वो लटकता रहता है। फिर कई बार तो कई हफ्ते, कई महीने भी चल पड़ते हैं, ऐसे भी हालत आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ कि जब आपके पास गंभीर मरीज आते हैं और उसकी आपको परिस्थिति भी पता लग जाती है, आपके हिसाब से वो मरीज जो है अब अपनी डेथ की ओर जो है अग्रसर है, लेकिन वेंटिलेटर्स पर या आईसीयू में कुछ आपके लाइफ टाइम में ऐसे चमत्कार भी हुए हैं कि आपको लगा कि मरीज जो है अब डेथ बेड की तरफ है, लेकिन लगता है कि वो रिवाइव कर गया? देखो, यूजली ऐसे नहीं होता जी। कोई जो बड़े एक्सेप्शनल एग्जांपल्स कहते हैं अखबारों में कभी कभार आ जाता है कि वो ये रहा, तो ये यूजली वो होता है अगर कोई क्रॉनिक डिजीज, एक तो क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट कंडीशन में फर्क पड़ना पड़ता है। क्रॉनिक डिजीज में तो ऐसा संभव नहीं होता जी। जो बीमारी महीनों से या सालों से चली आ रही है, जिसका इलाज नहीं हुआ, 5 साल में नहीं हुआ या 10 साल में नहीं हुआ, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो 10 दिन में वेंटिलेटर पे डालने के बाद या कुछ ठीक, वो नहीं होता। यूजली या तो एक्सीडेंट, तो ये कई कंडीशन होती है। एक तो होता है कि एक्सीडेंट हुआ, हेड ट्रॉमा जिसको हम कहते हैं, कि वो कभी कभार रिवाइव हो जाते हैं। ऐसे ही पॉइजनिंग या एक्सीडेंट जो मतलब वो होती हैं कि पॉइजनिंग है, खास करके ओपियोइड्स हैं, उससे नर्वस सिस्टम का जो सेंटर डिप्रेस्ड हो जाता है, तो ये पेशेंट हो सकता है रिकवर हो जाए। यूजली ऐसी कंडीशन डॉक्टर्स को भी पता होता है और हिस्ट्री से पता चल जाता है, तो उसको हम पहले ही एक्सक्लूड करके रखते हैं कि वो ये उसकी ट्रीटमेंट तो चलती रहेगी जब तक कि वो पूरी कंडीशन ठीक नहीं हो पाती। जी जी जी, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन में मिरेकल हमने तो नहीं देखी। डॉक्टर साहब, एक और स्थिति रहती है कि हॉस्पिटल के अंदर जब मरीज होता है तो जिसकी इम्यूनिटी कम है, वहां नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल अटेंड इन्फेक्शंस जो है बहुत ज्यादा रहते हैं और डॉक्टर इसके लिए लगातार सतर्क भी करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मरीज, उसमें मेरा ख्याल पीजीआई की भी स्टडी है कि बहुत सारे मरीजों में यही नहीं पता लगा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसे हुआ और उसकी डेथ हो गई, पता ही नहीं लगा किस वजह से इन्फेक्शन हो गया।
देखो ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है आपकी, जो इसीलिए हॉस्पिटल के आईसीयूज की कॉस्ट भी बढ़ी जाती है, जी। क्योंकि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं उसको बचाने के लिए जो साधन कहे गए हैं, हर बार कैथेटर चेंज करना, हर बार ग्लव्स चेंज करना, हर बार चीज़ों को इतना, वो डिस्पोजेबल मटेरियल जो है इतना यूज करना पड़ता है, उसी से कॉस्ट ऐड होती रहती है। दूसरा, दवाइयाँ उसको प्रिवेंशन के लिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को प्रिवेंशन के लिए कई किस्म के एंटीबायोटिक्स या और स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो कॉस्टली हैं। अगर इन्फेक्शन हो गई तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे वो और भी कॉस्टली है। जी। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस यूजली बड़ी इनएविटेबल है, हो ही जाती है अगर पेशेंट ज़्यादा देर स्टे रहे। तो ये नोजोकोमियल इन्फेक्शंस स्पेशली इन आईसीयूज बड़ी सीरियस इशू है, जिसके बारे में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बड़े अवेयर रहते हैं और उसको प्रिवेंशन करने के लिए, लेकिन वो कॉस्ट का इशू बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फिर एक्सपर्टीज का भी, और पर्सोनल जिसको हम कहते हैं कि वो कितना केयरफुल हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, ये भी इम्पोर्टेंट रहती है। डॉक्टर साहब, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट बड़ी तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ समय में, और मरीज ठीक भी हुए हैं काफी। पहली स्थिति तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लंग्स ट्रांसप्लांट की क्या स्थिति है पीजीआई में और थ्रू आउट द कंट्री, नंबर एक। और उसमें सर्वाइवल के कितने चांसेस रहते हैं और कितनी देर तक उसकी लाइफ प्रॉन्ग हो सकती है? देखो, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे जो मुश्किल ट्रांसप्लांटेशन इशू है वो लंग्स का है जी। एक तो ये इसलिए कि उसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, विद इन फ्यू आवर्स ही उसको करना पड़ता है जी। 3-4 आवर्स के बीच बीच में ही जी। और ये होता है बड़े यूजली टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि उसको मेंटेन करना, उसके इन्फेक्शंस प्रिवेंट करना, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट और इन्फेक्शंस बड़ा हाई है। जो लंग्स हैं पहले ही हवा लेनी उनको, चाहे वो पुराने लंग्स थे चाहे ट्रांसप्लांटेड लंग्स हैं, तो इसलिए उनकी जो इन्फेक्शन रेट है वो बड़ा हाई रहता है। किडनीज में, लिवर में, हार्ट में ऐसा नहीं होता यूजली उनमें, पर लंग्स डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं एयर को, तो उनमें इन्फेक्शन होने का, खास करके ट्रांसप्लांटेड लंग्स है तो उसमें रिजेक्शन के साथ साथ इन्फेक्शन भी रहती है जी। तो इंडिया में अब लंग ट्रांसप्लांट भी अच्छा डेवलप हो गया है। साउथ में ज़्यादा सेंटर्स हैं, नॉर्थ में तो 1-2 सेंटर्स हैं, इधर दिल्ली के पास ही। पीजीआई का आपने पूछा, पीजीआई में एक किया था बड़ी कुछ साल पहले, लेकिन अभी उसके बाद नहीं हो पाया, कोई भी नहीं हो पाया। उसकी तो थोड़ी डेथ हो गई थी, फर्स्ट केस था, कई कॉम्प्लिकेशन कोई हो गई थी, लेकिन अदरवाइज लंग ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल रेट अच्छा है। ऐसी जो करते हैं उसमें तो 5 साल में तो 60% लोग सर्वाइव करते हैं जी। और अब तो 10 साल तक भी सर्वाइवल अच्छा है, 30 to 45% तो सर्वाइवल रेट है। कई सेंटर्स में अच्छा भी है। तो अब इस हिसाब से तो अदरवाइज इनका सर्वाइवल बिल्कुल ही जीरो होता, जीरो का मतलब कुछ महीने ही होता, तो ऐसे केसेस की ही बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके एक और सवाल है, वो ये है कि जनरली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो ब्रेन डेड, और ब्रेन डेड से ही जो है ऑर्गन्स लिए जाते हैं, उसके ऑर्गन्स काम आ जाते हैं, कई कमेटियां बनी हुई हैं और वो ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के बाद मरीज को ऑर्गन्स उसके यूज कर लेते हैं, वो भी परिवार को समझाना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि एक आम आदमी की अगर डेथ होती है तो अगर वो अपनी बॉडी को देना चाहता है, बॉडी देते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट के यूज के लिए, लेकिन बावजूद उसके कौन कौन से अंग काम आ सकते हैं अगर परिवारजन जो है इसके ऊपर सहमति दें? तो कोई एक बार डेथ होने के बाद तो कोई ऑर्गन नहीं यूजली हो पाता। जो ये डोनेशंस होती हैं ना, जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट को देते हैं जी, मोस्टली, तो ये एनाटॉमिकल डिसेक्शन के लिए ही, टीचिंग के लिए ही यूज किया जा सकता है जी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए तो विद इन, जैसे मैंने कहा कि पहले जो डायरेक्टिव होना चाहिए कि अगर मेरे किसी कारण से भी होती है तो, जैसे मेरी आईज है, कॉर्निया वगैरह, जी, वो लिया जा सकता है विद इन फ्यू आवर्स ही। जी।
ऐसे ही जो किडनीज है या वो है तो तभी यूज हो सकती हैं, लेकिन डेथ होने के बाद जो डोनेट करते हैं उनका यूजली ऐसा उसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसका कोई यूज नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि पीजीआई के अंदर अगर हम देखें, इस एरिया को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है हमने, बीइंग ए रूटीन में वहां जाते हुए, और आप तो वहां पे रहे हैं, तो किस तरह की सुविधाएं वहां पे बढ़ी हैं? और अगर आप इमरजेंसी वगैरह की बात करें, ट्रॉमा तो एक नया शुरू जरूर हुआ है, लेकिन इमरजेंसी हम पिछले 30-35 साल से जैसी थी वैसी ही देखते आ रहे हैं। उसके अंदर सुधार क्यों नहीं होता? वहां क्या दिक्कतें क्या रहती हैं? सरकार क्यों नहीं बढ़ा पाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को? देखो, मैं आज की सिचुएशन के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बात कर सकता, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से बाहर हूं, पर फिर भी लेकिन वर्ष तो ये उससे भी पहले से भी। जब से सबसे बड़ी समस्या तो रश है वहाँ, जी, कि वो क्योंकि पीजे का नाम ही इतना फेमस हो गया कि अब क्या हो रहा है कि जो आसपास के जो भी विश्वास लोगों को होता है उनको, और दूसरा ये है कि ये सिर्फ एक्सपर्टीज ही नहीं, उनको यही है कि जेन्युइन ओपिनियन मिल जाएगी। जी जी, पेशेंट को ही लगता है कि बाहर तो, लेकिन उसके कारण रश इतना बढ़ जाता है कि वो, अब हमारे टाइम पे वहां पेट्रोलियम में पड़े होते थे इमरजेंसी में, अब कॉरिडोर्स में भी कॉरिडोर्स में लगी भी होती पड़े। हैं। जी जी जी, अब उसका कोई जल्दी जल्दी इलाज नहीं हो पाता है। उसी जी जी, अलग सेपरेट बन भी गए हैं यूनिट, सेपरेट, जैसे कार्डियोलॉजी सेपरेट है, इमरजेंसी सेपरेट है, वहाँ उनकी इमरजेंसी भी सेपरेट होती है, पर फिर भी जो मेन इमरजेंसी में है तो रश और आसपास के इतने सब रेफर बड़ा हो जाता है सारा। कई बार तो ऐसे होता है कि पास के जो हॉस्पिटल्स भी हैं, जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जी, वो भी कोई सीधा सीरियस पेशेंट आता है उसको तो रेफर कर देते हैं। रेफर टू जी डॉक्टर साहब, पॉपुलेशन तो इसकी एक वजह है, ये जो आपने रश की बात करी है, और पीजीआई के ऊपर इतना असीम और इतना जबरदस्त विश्वास है लोगों को कि वो पीजीआई की तरफ ही दौड़ते हैं, एक छोटी छोटी बीमारी के लिए भी। लेकिन स्पेशलिटी की अगर बात करें, तो जो अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, तो वो डॉक्टर, सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, वो ना तो आसपास के जो जिलों में या राज्यों में हॉस्पिटल्स हैं उनमें मिल पाते हैं, जो टर्शरी केयर वाले हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में अवेलेबल होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वजह क्या है? क्या सुपर स्पेशलिटी की तरफ या स्पेशलिटी के डॉक्टरों की कमी है, या कि पॉपुलेशन ज्यादा है? वजह क्या है इसकी? देखो, एक तो कि जो पॉपुलेशन की ऐसे जो नंबर की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल के ज़माने में, खास करके इधर पंजाब हरियाणा के एरिया में सुपर स्पेशलिस्ट भी बहुत काफी हो हो चुके गए। हैं, काफ़ी हैं खास करके। तो वो यूजली तो सुविधाएं होते, और जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी में सुपर स्पेशलिस्ट ही काम आए। आई थिंक ये थोड़ा सा जो इमीडिएट इमरजेंसी है वो तो यूजली जनरल मेडिकल ऑफिसर्स ही डील करते हैं, और वही डील कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे है एक्चुअली, कि आप जब जाएंगे तो पहले जनरल मेडिकल जो ड्यूटी ऑफिसर है वो वही डील करता है। वही हैंडल करेगा। जी, जो सुपर स्पेशलिस्ट का रोल तो ना बाद में आता है, अगर कुछ स्पेशल प्रोसीजर करना है तो ये मेरे ख्याल में सुपर स्पेशलिस्ट की कमी के कारण इमरजेंसी में नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ पीजीआई के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के पूर्व हेड प्रोफेसर एसके जिंदल, जिनका कहना है कि गंभीर परिस्थितियों में बहुत मरीज पहुंचते हैं, उनको बचाने की हर संभव कोशिश डॉक्टर करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर की एक रचना है, और उस रचना के मुताबिक एक उम्र के बाद हर किसी ने जो है जाना है, अमर होकर इस संसार में कोई नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आभास डॉक्टर को पहले ही हो जाता है कि मरीज की परिस्थिति जो है अब ठीक होने लायक नहीं है, और वो एक संकेत भी दे देते हैं मरीज के परिजनों को कि आप मरीज को घर ले जाइए और इनकी सेवा करिए। तो ये डॉक्टर साहब ने अपने तजुर्बे और अनुभव हमें बताया कि किस किस तरीके से मरीज आते हैं, और आज क्या जरूरत है अस्पतालों के अंदर, किस तरह से मरीज को संभालने की जरूरत है और किस तरह की मशीनरी की जरूरत है। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए अर्थ प्रकाश स्टूडियो से।